रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। ओके, अभी चलो पेपर पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको सबको दिख रहा है ये, इसमें ये तो चलो आपको आपका टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो इसमें देखो अभी यहाँ पे ये जो है कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? हाँ, 7th वाला। देखो ठीक से रीड दिस क्वेश्चन नंबर 7 केयरफुली। तो इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट दिया हुआ है कि द थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम P1V to P1V। ओके, तो अभी इसके बारे में सबसे पहले हम सोचेंगे एक बार। What happens when the system is transferred from P1V to P1V? Suppose P1V ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ से हम अगर ट्रांसफर करते हैं उसको 2P1V तक, ये देखो यहाँ से वो 2P1, V इसके अंदर अगर चला गया, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस हुआ? सीधी बात हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम इधर कितना है? V है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? अगेन V है। तो जब वॉल्यूम दोनों तरफ सेम है तो ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, और हम जानते हैं ऑलरेडी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर कोई वर्क डन नहीं किया जाता है, तो सीधा प्रेशर सिर्फ बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने से क्या फायदा? प्रेशर बढ़ने से कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो तब जाके वर्क डन किया जाता है, नो डाउट। तो इसलिए इस प्रोसेस के अंदर कुछ वर्क डन नहीं होने वाला है। देखो ठीक से यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि P1V से लेके 2P1V तक अगर उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो नो वर्क इज गोइंग टू बी डन। तो इसका मतलब या तो ये दोनों में से एक ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी देखो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसमें क्या है? PV to P, 2V। अभी सोचो अगर PV से लेके मतलब प्रेशर पहले P है, वॉल्यूम V है, से हम अगर उसको लेके जाएंगे दूसरे प्रोसेस में जिसमें प्रेशर उतना ही है लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया। अब ये सोचो प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम डबल हो गया, तो इसमें तो वर्क डन होगा जरूर, क्योंकि वॉल्यूम हैज बीन चेंज्ड। एंड व्हाट हाउ मच विल बी द वर्क डन? ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, समझा कैसे? आइसोबैरिक क्योंकि P is going to be constant and that's why the work done in this process will actually be equal to P into delta V, which is going to be 2V minus V, simply P into V, that's all. So this is going to be the work done in the second process, so that we can say okay, यहाँ पे PV 0 and PV, तो ये B ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, समझा कैसे? So B is going to be the correct option. चलो ठीक है। अच्छा, ये पढ़ सकते हैं आराम से 14th वाला। A container of volume 1 meter cube is divided into 2 equal compartments by a partition. One of these compartments contains an ideal gas at 300 Kelvin and other compartment is vacuum. The whole system is thermally isolated from its surroundings. Then the partition is removed and the gas expands to occupy the whole volume of the container. Then the temperature now would be, तो अभी देखो ठीक से एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक कंटेनर है जो कि 2 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। तो इसका मतलब पहले वॉल्यूम जो है गैस का वॉल्यूम कितना होगा? पहला 0.5 मीटर क्यूब, करेक्ट है? करेक्ट है, देखो ठीक से। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गोइंग टू बी 0.5 मीटर क्यूब बिकॉज दिस इज द volume suppose and it is divided into 2 compartments and here the gas is there but there is no gas in the other compartment here, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, ठीक है। और अभी हमने क्या किया देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे उन्होंने वन ऑफ दिस कंपार्टमेंट्स, द अदर कंपार्टमेंट इज वैक्यूम, ओके, वो दूसरी तरफ वैक्यूम है। द होल सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो अभी
ये जो पूरा थर्मली आइसोलेटेड है ये पूरा सिस्टम, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, तो हीट एक्सचेंज इज जीरो, दैट मीन्स dq is going to be zero। ये समझ गया ठीक से, dq is going to be zero because the system is thermally insulated, so no heat can leave the system and no heat can enter the system, and at the same time टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका, 300 केल्विन है, ओके। एंड दूसरी तरफ तो वैक्यूम है एंड पार्टीशन इज रिमूव। अब जैसे ही पार्टीशन रिमूव किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, देखो ठीक से, तो जैसे हमने पार्टीशन हटा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो ये गैस जो है वो इस तरफ फैल जाएगा, बट देयर इज अ वैक्यूम, ये नोट करो यहाँ पे इस तरफ वैक्यूम है, इसका मतलब ये है कि गैस जो है वो फ्री एक्सपांशन करेगा। अगर ये पार्टीशन हट गया, मान लो ये पार्टीशन हमने हटा दिया इधर से, तो जैसे ही पार्टीशन चला जाएगा तो गैस विल एक्सपांड, बट इट विल एक्सपांड फ्रीली, फ्री एक्सपांशन बोलते हैं उसको। और ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी सुना है कि देयर इज नो वर्क डन इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन, व्हेनेवर द गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर जब गैस एक्सपांड होता है तो उस केस में कोई वर्क डन नहीं होता है, एंड हेंस वी कैन से दैट फ्री एक्सपांशन होने की वजह से वर्क डन भी जीरो होगा, नो डाउट। और अगर वर्क डन जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है फोर्सफुली उसको जीरो होना पड़ेगा, उसको तो जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये dq एक तो जीरो है और dw भी जीरो है, तो ऐसे केस में du को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर du जीरो है तो dt भी जीरो होगा, और dt अगर जीरो बनता है तो इसका मतलब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, and hence we can say that even if the gas just expands, but it expands under vacuum, तो वैक्यूम के अंदर अगेंस्ट वो एक्सपांड हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा गैस के अंदर, गैस के द्वारा, और उसकी वजह से यहाँ कोई रीजन नहीं रहेगा जो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो और टेम्परेचर चेंज हो, तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी द सेम ओनली। चलो ठीक है, तो आंसर इज 300 केल्विन ओनली। ये करो, एक देखो 28th वन, क्वेश्चन नंबर 28, चेक करो। द स्पेसिफिक हीट of hydrogen at constant pressure is given, and at constant volume also it's given. 1 kilogram hydrogen heated from 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius at constant pressure. The external work done on the gas to maintain it at constant pressure is, so देखो Cp दिया हुआ है, Cv दिया हुआ है, and we want to find out the work done, external work done on the gas to maintain its at constant pressure. Okay, what is the formula for work done in at constant pressure? जब constant pressure पे गैस को हीट किया जाता है तो वो गैस जो वर्क डन करता है उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, dw is equal to simply p into dv, लेकिन यहाँ पे ना p दिया है ना ही v दिया है, ये तो समझ सकते हैं आराम से, तो इसीलिए हमको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि nr dt, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। लेकिन जबकि यहाँ पे n भी तो नहीं दिया है, और r जो है, r is going to be the difference in Cp and Cv, so we can say that this n times of capital Cp minus capital Cv into dt, ये बनेगा हमारा। लेकिन अभी इसमें क्या है ना, n तो नहीं दिया है, और Cp जो है वो भी हमको देखो ठीक से कैसे दिया है, Cp और Cv इनका यूनिट दिख रहा है क्या है, कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, इसका भी कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है एक्चुअली। भले वहां पे बोला है Cp और Cv, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, Sp और Sv है, वो Sp और Sv, और इसीलिए हमको यहाँ पे इसको Sp और Sv के फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी होगा, जो कि हम जानते हैं कि यहाँ पे Cp को हम लिख सकते हैं मोलर मास m नॉट इंटू Sp minus again this molar mass into Sv, and that is multiplied by change in temperature, that is dt। तो अभी ये वर्क डन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमको देखो क्या मिलेगा, तो वर्क डन W will be equal to
n इंटू एम नॉट हमने बाहर निकाला कॉमन, और अंदर में बचा sp minus sv, that is multiplied by dt, that is a change in temperature. So that n into m naught, what is it becomes is mass of the gas, the total mass of the gas. Here we can write it as m into sp minus sv, and that is multiplied by change in temperature. Okay, so if we solve this further, then we can get this as m, which is mass of the gas कितना है 2 किलोग्राम ना, नहीं sorry, specific heat of a hydrogen gas, हाँ सॉरी 1 किलोग्राम यहाँ पे दिया है ना, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 10 to 20 एंड CpCv दोनों दिया है देखो। तो अभी आप अगर उसको डाल देंगे हम यहाँ पे, तो वो बन जाएगा m के बदले 1 किलोग्राम। ओके, बट डोंट फॉरगेट दैट दिस इज इन किलोग्राम, सो sp एंड sv मस्ट आल्सो बी पर किलोग्राम। तो वो तो है ऑलरेडी पर किलोग्राम में ही है वो, ये देखो cp मतलब sp है, ये sp है एक्चुअली, cp नहीं है वो sp है। तो वो बन रहा है 10 into 3.4 into 10 raised to 3, और इसमें 2.4 into 10 raised to 3। ओके, तो वो फिर हमको मिल जाएगा आराम से 3.4 minus 2.4 into 10 raised to 3 कॉमन, एंड टेम्परेचर का चेंज कितना है, तो देखो 20 minus 10, एंड ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा 20 minus 10, which is going to be equal to 1 into 3.4 into minus 2.4 कितना आता है 1, तो 1 into 10 raised to 3 into 10, which comes out simply to be 10 raised to 4 only, which is calorie। okay, तो ये कैलोरी में आ गया, क्योंकि ये दोनों जो है वो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में थे, बराबर, तो इसलिए वो कैलोरी में ही आएगा आंसर। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर 10 raised to 4, चेक 10 raised to 4 कैलोरी। ये 38 वाला करो। Ratio of specific heats of gas at constant pressure to the constant volume is gamma. The change in internal energy of the mass of the gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure P is, okay, तो volume changes from V to 2V at constant pressure, तो हमको निकालना है change in internal energy, right? Change in internal energy के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, du is always equal to n cv into dt, याद है, लेकिन यहाँ पे अभी n into cv into dt, तो वो है क्या ऑप्शन में, चेक करो cv है क्या, नहीं है, तो उसके लिए फिर हमको यहाँ पे उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा थोड़ा अलग तरीके से, तो n as it is into cv, cv कितना होगा, cv हमको पता है r upon gamma minus 1 हुआ करता है, and that is multiplied by change in temperature। और क्या दिया देखो ठीक से, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको निकालना है, एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V। अच्छा, और कांस्टेंट प्रेशर पे ना, तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा निकाल सकते हो, देखो आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं आराम से, जस्ट ट्राई टू यूज आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT यूज करेंगे, ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में हमको मिलेगा PV इज इक्वल टू nRT, ये बन गया। अभी सेकेंड केस में जो है P इंटू 2V, राइट है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू nR इंटू T डैश, नया टेम्परेचर जो भी है। अभी अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको मिलेगा 2/1 इज इक्वल टू nR nR कैंसल, T डैश अपॉन
T, मतलब ही T dash is going to be equal to 2T, correct है? And hence we can say that the change in temperature actually will be dt, मतलब क्या, change in temperature, which is going to be final temperature minus original temperature. तो यहाँ पे final temperature है 2T और original temperature है simply T, तो 2T minus T कितना बनेगा, T बन जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल टेम्परेचर है उसके ही बराबर बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे dt के बदले क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज n r into capital T upon gamma minus 1, which is going to be, अभी nRT मतलब क्या, PV, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? हाँ, PV upon gamma minus 1, this is going to be the correct option, okay, because we have this nRT to be equal to PV and gamma minus 1 as it is in the denominator, okay. So ये जो है, ये फाइल में से हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। गो टू द नेक्स्ट फाइल, नेक्स्ट वाला शीट जो है उसके ऊपर देखेंगे ठीक से। तो याद रखो ये आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, चेक करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। Vessel containing 5 liters of gas at 0.8 meter pressure is connected to an evacuated vessel of volume 3 liters. The resultant pressure inside will be, assuming whole system to be isolated. Vessel containing 5 liters of gas at 0.8 meter pressure is connected to an evacuated vessel. Evacuated मतलब क्या, वैक्यूम, हाँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो, और उसका वॉल्यूम 3 लीटर है। The resultant pressure inside will be, ओके, मतलब ऐसा है कि एक ये है 5 लीटर इसका वॉल्यूम है और इट इज कनेक्टेड टू अनदर, देखो एक बार, 5 liters of gas at 0.8 meter pressure is connected to another vessel of volume 3 liters which contains nothing. तो ये दूसरा वेसल है जो 3 लीटर्स का है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और अभी इसके अंदर जो प्रेशर है वो 0.8 मीटर का प्रेशर है। तो ये दोनों को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद प्रेशर कितना रहेगा वो पूछ रहे हैं। अब देखो जब ये कनेक्ट नहीं है तो उस केस में उसका प्रेशर कितना है, 0.8 मीटर का प्रेशर है। अभी 0.8 मीटर का प्रेशर मतलब वो बैरोमेट्रिक प्रेशर एक्चुअली, ठीक है ना, बैरोमीटर जो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर, तो उसके अंदर मर्क्यूरी जितना ऊपर चढ़ता है तो उसका उससे हमको प्रेशर मिलता है, वो 0.8 मीटर ये हाइट दिया हुआ है एक्चुअली वो, ठीक है। तो देखो ठीक से, अच्छा, तो हमको प्रेशर भी ऑलरेडी मीटर में ही चाहिए तो वो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए देखो अभी अगर पहले वाले केस में अगर हमने PV इक्वल टू nRT यूज किया तो देखो क्या होगा, तो P मतलब प्रेशर इंटू V इज इक्वल टू nRT, ये हमको यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है क्योंकि वो इवैक्यूएटेड बोला है उन्होंने, तो इसलिए फिर यहाँ पे P के बदले आएगा 0.8, इधर V के बदले आएगा 5 लीटर, और n मतलब क्या है, n ही है, n हमको पता नहीं कितना है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी है, r भी हमको पता नहीं, टेम्परेचर भी हमको पता नहीं क्या जो भी है, ठीक है। अभी सोचो कि अगर सेकेंड सिचुएशन में जैसे ये वॉल्व हम ओपन करते हैं तो उसकी वजह से सम गैस विल जस्ट फ्लो इन दिस साइड एंड डिस्ट्रीब्यूट हियर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो है वो हमको पता नहीं कितना बनेगा, लेट अस कॉल इट एज P,
ओके, इनटू V जो है, वॉल्यूम जो है वो ये 5 लीटर प्लस ये 3 लीटर, ये ऐड होके टोटल जो है वो 8 लीटर हो जाएगा। समझा कैसे? तो ये वॉल्यूम बन गया 8 लीटर, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स। वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि इधर का गैस सिर्फ इधर चला गया ना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा, और R एज इट इज, और टेम्परेचर जो है वो भी सेम रहेगा। उसका रीजन है इवैक्यूएटेड। देखो ठीक से, क्योंकि इवैक्यूएटेड का मतलब है फ्री एक्सपांशन, एंड व्हेनेवर द गैस डज अ फ्री एक्सपांशन, इट डजंट चेंज इट्स इंटरनल, इट डजंट डू एनी वर्क, राइट? एक तो वो वर्क डन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है कि बाहर से कुछ हीट एब्जॉर्ब किया उसने या रिलीज किया, बिल्कुल नहीं। तो हीट चेंज भी जीरो है, मतलब हीट भी उसने एब्जॉर्ब नहीं किया और वर्क डन भी नहीं किया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जीरो होना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर विल बी द सेम, नो डाउट। And because of that, we can just equate these values of nRT from both of these equations. So as to get this as 0.8 into 5, which is equal to 8 into P simply, जिससे हमको P का वैल्यू मिल जाएगा, that is P is equal to, ये 8 को नीचे लेके जाओ तो वहाँ पे आ जाएगा 0.8 into 5, which is how much? 8 5 are 40, and ये 4 आएगा यहाँ पे, तो 4 divided by 8, which comes out to be 1/2 simply, or we can say simply 0.5. The pressure in the system will be 1/2 or 0.5 meter. That's all. So 0.5 meter. B is going to be his correct answer here. चेक कर सकते हो 6th वाला. For an isothermal expansion of an ideal gas, the value of delta P by P is equal to, याद करो हमने डिफरेंशिएट किया था ऑलरेडी आइसोथर्मल कंडीशन में, हमने देखा था आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर हमने देखा कि PV ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? एंड PV कांस्टेंट होने की वजह से इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा P into derivative of V, which is 1, plus V into derivative of P, which is dP by dV, and that is going to be equal to 0. So that we can get this as P plus V into dP by dV, and that is equal to 0, which means that V into dP by dV becomes equal to minus of P, and hence इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना तो P को नीचे लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे ना, तो हमको मिलेगा dP by P, which is going to be equal to dV by V. अभी एक बात याद करो कि लास्ट ईयर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर तुमने देखा था कोई भी बॉडी जब एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम जब एक्सपांड किया जाता है तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम अगर मान लिया जाता है V है सपोज, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है। और ये देखा जाता है कि अगर सपोज सॉरी वो तो मिल गया ना हमको इधर ही, डेल्टा V by V, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। B हमको मिल गया ये आंसर B। देखो ठीक से हमने यही तो प्रूव किया, dP by dV, dP by P हमको चाहिए था जो कि माइनस dV by V होता है, ये हमने प्रूव कर दिया, तो यही तो आंसर है फिर। बट अभी चलो ठीक है, नहीं ठीक है, ये टेम्परेचर तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये आर्गुमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। समझा ठीक से? अगर कुछ डाउट है तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, 8th वाला देखो ठीक से एक बार, 8th one check. 1 mole of oxygen gas have a volume equal to 22.4 liter at 0 degree Celsius, okay, at 1 atmospheric pressure, and is compressed isothermally so that its volume reduces to 11.2 liters. Then the work done in this process is, देखो ये isothermal process है
तो याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता है 2.303 into nRT into log of V2 upon V1 where this log is to the base 10 here। तो अभी यहाँ पे हमको मिलेगा 2.303 into n। How many moles of there? ऑक्सीजन गैस का कितना मोल दिया हुआ है, देखो ठीक से 1 मोल दिया हुआ है, राइट है। तो ये 1 मोल, तो n तो 1 हो गया, बाकी V2 दिया हुआ है 22.4 लीटर और V1 भी नहीं, V1 ये है और V2 ये है, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली अप टू 11.2 लीटर्स, ठीक है। और वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तुमको पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस भी लिया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना है उसको हमको, तो सारी चीजें दी है। तो देखो यहाँ पे n के बदले आएगा 1 इंटू r के बदले हमको पता है 8.314, और फिर जो r है नहीं t जो है टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वो बन गया 273 एंड लॉग ऑफ यहाँ पे फिर आ जाएगा V2 upon V1। तो V2 is given to be 11.2 and V1 is going to be 22.4, right? So that we can just cancel this, leaving behind 1 is to 2, and hence we can get this as 2.303 into 8.34314 into 273 into log of, what is this, 1 by 2। What is log of 1 by 2 to the base 10? Check। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे ना, तो ये देखो log of 1 by 2 कितना होता है, मैं बताता हूँ। log of 1 by 2 मतलब होता है log of 2 raised to minus 1, correct है। and log of 2 raised to minus 1, this minus 1 will just jump here and we'll get this as minus of log of 2 simply to the base 10। and as we know that the log of 2 to the base 10 is always 0.3010, you can just check it in the log table, so we can get this as minus of 0.3010। this is going to be the log of 2, ठीक है। तो अगर वो डाल देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ, माइनस साइन सामने आ जाएगा कि नहीं, 2.303। चलो इसको 2.3 या 2 ही ले लो, चलो 2 इंटू 8.314 को अप्रोक्सीमेटली 8 ही ले लो, फिर इधर 273 को ना ऑलमोस्ट 300 ले लो, और इसको 0.3 ले लो, 0.3 बस। अब इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2 8 जा 6 एंड 300 इंटू 0.3 कितना बन रहा है, 30 इंटू 3 मीन्स 90। चलो ठीक है 90, तो ये बन गया 16 इंटू 90। हाउ मच इज दिस, 16 9 जा 144, तो 1440 माइनस ऑफ 1440 जूल, ये अप्रोक्सीमेटली हमको मिलेगा उसके आसपास, ठीक है, माइनस ऑफ 1728। remember there is answer 1728 also, but we know that since the work done in compression is negative, यहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूसेस बोला है ना उन्होंने, तो वॉल्यूम रिड्यूस होने का मतलब है वर्क डन विल बी नेगेटिव, नो डाउट। ये ट्राई करो 30, question number 30, check। The volume of ideal gas is 1 liter and its pressure is equal to 72 centimeter of mercury column. The volume of gas is made 900 centimeter cube by compressing it isothermally. Then the stress of the gas will be, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो ये कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 1 लीटर एंड इट्स प्रेशर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
अच्छा पहले 1 लीटर है उसका वॉल्यूम, तो 1 लीटर मतलब कितना हो गया वो, तुमको पता है 1 लीटर, 1 लीटर माना 1000 मिलीलीटर होता है, और मिलीलीटर माना ही सेंटीमीटर क्यूब होता है. रिमेंबर 1 ml is same as 1 cm cube, so that we can say this will be actually 1000 cm cubes, right? तो ये V1 हो गया. This is going to be the first initial volume, and final volume here is going to be 900 cm cube. देखो लिख से 900 cm cube. Initial volume है 1000 cm cube and final volume है 900 cm cube. So compression हो गया ना फिर, ठीक है. So the gas is compressed and प्रेशर जो दिया है 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, स्ट्रेस. अच्छा अब ये देखो स्ट्रेस, ये जो क्वांटिटी है वो हमने कहाँ पे सीखा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सीखा था. तो चलो ठीक है, प्रेशर इज गोइंग टू बी 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है. तो स्ट्रेस हमको ढूंढना है. एक बात याद करो, हमने अभी अभी थ्योरी के अंदर प्रूव किया था कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस. याद है? अगर याद नहीं है तो हैंड रेस करो, मैं फिर से प्रूव करके बताता हूँ 2 मिनट में. Isothermal bulk modulus is always equal to P, that is the pressure exerted by the gas. Okay. तो और ये भी हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो होता है, या सिंपली बल्क मॉडुलस जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, V इंटू dP/dV होता है. ये तो ना फॉर्मूला. तो अगर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस अगर ये है और P भी है और ये V इंटू dP/dV भी है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको मिल गया जाता है P is going to be equal to V into dP/dV, करेक्ट है, बिकॉज इट्स अ आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, याद आ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेस? वॉल्यूम स्ट्रेस इज सेम एज चेंज इन प्रेशर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय dP which has to be simply equal to. तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, dP का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो. तो dP का वैल्यू हमको मिलेगा P into dV/V. check. So dP will be equal to P into dV upon V. So this is going to be the formula for stress. So अब ये हमको यूज करना है यहाँ पे. तो अभी यहाँ पे अगर हम सारी चीजें अगर डाल देंगे जो हमको दिया है ऑलरेडी, तो हमको ये मिलेगा P के बदले क्या आएगा, प्रेशर, जो कि 72 मिलीमीटर सॉरी सेंटीमीटर, तो 72 सेंटीमीटर का प्रेशर. चलो अब हमको एक चेक करो, ऑप्शंस में चेक करो एक बार कि हमको ऑप्शंस सेंटीमीटर में ही चाहिए ना. हाँ तो चलो ठीक है, फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की फिर जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वापस कन्वर्ट करेंगे, वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगर प्रेशर जो है, ऑलरेडी प्रेशर ही अगर सेंटीमीटर में दिया है, तो चेंज इन प्रेशर भी सेंटीमीटर में आएगा ना. तो रखो उसको ऐसे ही, क्या कन्वर्ट करने का. तो यहाँ पे आ जाएगा 72 एज इट इज इनटू चेंज इन वॉल्यूम कितना है, देखो इधर, initial volume was 1000 and final volume is 900. So if we take the difference of these two, then we can get the change in volume to be simply equal to 900 minus 1000, which is going to be minus 100, and that is to be divided by original volume, which is 1000. So that we can say this will be, it's going to be 72 upon 1000 and minus sign here. तो इसके कारण यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, देखो ये just we can write it as minus 7.2 centimeter simply. And what does this minus sign tells us? Pressure is reduced, नहीं, pressure is increased. क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ना, तो जरूर नहीं, एक मिनट. यहाँ पे हम इसी रीजन से हम यहाँ पे एक माइनस साइन रखते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है चेंज इन प्रेशर जो है, तो यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा.
almost 7 centimeter. ठीक है, this is going to be the correct answer. ठीक है, तो वक्रम के ऊपर ही बेस ऑलमोस्ट सारे सम्स है, तुम कर सकते हो आराम से. चलो नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट फाइल. देखो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है, अभी कंप्लीट एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है. चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक से. Pressure in a tire of a car is 4 times the atmospheric pressure at 300 Kelvin. If this tire suddenly bursts, its new temperature will be, where gamma is given to be 1.4. Okay, तो जैसे ये burst होता है तो it's going to be a adiabatic process. तो देखो इनिशियल प्रेशर कितना था और फाइनल प्रेशर कितना है. ये पहले का जो प्रेशर है वो 4 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन जैसे वो बर्स्ट होगा तो बर्स्ट होने के बाद तो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा ना. तो इसका मतलब बर्स्ट होने के बाद का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर. तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि P1 is going to be same as P only, where P stands for atmospheric pressure. Okay, P1 is going to be P, नहीं sorry 4P. Okay, तो ये 4P है इनिशियली, लेकिन फाइनली जो P2 है वो कितना है, सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. बर्स्ट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तो इसलिए फाइनल प्रेशर इज गोइंग टू बी P. अच्छा, और क्या बोला है देखो, तो प्रेशर एट 300 केल्विन. अच्छा, अंदर में जो प्रेशर था और उस समय जो टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था. ओके, इफ दिस टायर सडनली बर्स्ट देन द न्यू टेम्परेचर विल बी. तो नया टेम्परेचर हमको ढूंढना है, मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन. तो ये T1 दिया हुआ है हमको. T1 is going to be equal to 300 Kelvin. Okay, and T2 is going to be found out. याद है कल ही हमने ये इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, किसको याद है? देखो तुमको बताया भी था कि PV raised to gamma equal to constant in case of an adiabatic process, and at the same time TV raised to gamma minus 1 also remains constant in case of an adiabatic process, right है. तो ये दोनों को मिक्स करके हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं आराम से. बताओ कौन सा आता है वो? तो वो आता है, देखो ठीक से, प्रेशर P raised to gamma minus 1 upon temperature T raised to simply gamma remains constant. ये बात जो है वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. This is going to be the relationship between pressure and temperature in case of an adiabatic process. Okay, तो वो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा यहाँ पे P1 raised to gamma minus 1 upon T1 raised to gamma, which is going to be equal to P2 raised to gamma minus 1 again divided by T2 raised to gamma. So अभी इसको सॉल्व करो आगे. वही वैल्यूज डाल देंगे सारे. अच्छा, उससे पहले ऐसा करो, ये P2 को नीचे लेके जाओ वो साइड में, इससे हमको मिलेगा P1 अपॉन P2 एंड होल रेज टू gamma minus 1 कंबाइन, चलेगा ना ये gamma minus 1. और ये साइड में T1 ऊपर चला जाएगा, जिससे यहाँ पे आएगा T1 अपॉन T2 होल रेज टू gamma as it is, and now we can say it is P1 upon P2. तो P1 कितना दिया है 4P और P2 दिया है सिंपली P. तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 4P अपॉन P द होल रेज टू gamma minus 1. अच्छा, gamma minus 1 gamma दिया है क्या, चेक करो. Gamma is already given to be 1.4. check. So if you use it here then we can get this as, yes, 1.4 minus 1, and that is going to be equal to T1 upon T2. T1 कितना है 300, and that is to be divided by T2, and that is raised to 1.4 only. And then we can say this P will get cancelled and we'll be left with 4 raised to 0.4
which is equal to, here it is 300 raised to 1.4. ठीक है, तो 300 upon T2 the whole raised to 1.4 as it is, and now we can just take the 1.4th root on both the sides. Okay, तो दोनों तरफ हमको 1.4th root निकालना है, जिससे ये बन जाएगा यहाँ पे 4 raised to 0.4 upon 1.4, and that is going to be equal to 300, right? 300 upon T2, so that we can get this T2 in that side and this transferred in the denominator here. So as to get this as T2 is equal to 300 upon 4 raised to 0.4 upon 1.4. But we know that 1 upon a raised to m माना क्या होता है? It's a raised to minus m, right? So if we can express this as a power of negative power, then we can get this as T2 is equal to 300 into 4 raised to minus of 0.4 upon 1.4, which can also be written as 4 by 14, which will be equal to 2 by 7. Check करो. So 300 into 4 raised to minus 0.4 upon 1.4. This is going to be the correct answer. Okay, remember. So fifth वाला भी try करो. A gas at NTP is suddenly compressed to 1/4 of its original volume. If gamma is supposed to be 3/2, then the final pressure is. अच्छा, यहाँ पे अभी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप दिया है, बराबर? तो उसमें अभी देखो हम क्या करेंगे. हम यहाँ पे P into V raised to gamma is equal to constant, ये यूज करेंगे यहाँ पे, जिससे हमको मिलता है P1 into V1 raised to gamma is going to be same as P2 into V2 raised to gamma, राइट है? जिससे हमको बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो मतलब V2 इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ V1, ये क्लियर हो गया. और गैमा को 3/2 दिया है ऑलरेडी, तो V2 इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ V1, ये बात यूज करेंगे. तो अगर V2, अच्छा उससे पहले ऐसा करें, चलो V2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ V1, ये तो दिया हुआ ही है, बट यहाँ पे अगर इसको शफल करेंगे थोड़ा, तो हमको मिलेगा P1 अपॉन P2, which is going to be equal to, ये यहाँ पे आएगा V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 होल रेज टू गैमा पावर. ठीक है, तो इसमें से हमको मिलेगा P1 which is going to be 1 atmosphere, right? तो ये P1 के बदले आ जाएगा 1 atmosphere divided by P2 which is to be found out, that is equal to V2 upon V1, where V2, if we put this V2 upon V1 as 1/4 here, तो हमको मिल जाएगा 1/4 of raised to gamma. Gamma कितना है? 3/2. तो ये सॉल्व करो आगे, तो हमको मिलेगा 1 upon P2 is going to be equal to 1 upon 4 raised to 3/2. What is 4 raised to 3/2? 4 का थर्ड पावर और सेकेंड रूट, इसमें 4 का थर्ड पावर होता है 64 और सेकेंड रूट मतलब स्क्वायर रूट, तो इसके लिए यहाँ पे जो है 64 का स्क्वायर रूट जो बनता है 8, तो इसलिए 1 upon P2 is equal to 1 upon 8 means P2 must be itself equal to 8 atmosphere. So this must be the final pressure. Okay, 8 atmosphere. ठीक है, तो इसमें बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो ट्राई करो. तो जो भी डाउट्स है वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टाइम भी बचे हुए फाइल्स में से भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, ये जो तीसरा फाइल है चौथा वाला,
जिसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस है तो वो भी करेंगे, और ये 5 वाला फाइल जो है सेकेंड लॉ ऑफ थ्रोनोमिक्स, उसके ऊपर बेस्ड भी कुछ करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, जो भी हमने किया उसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट, और ये मत समझो कि ये जेई और नीट के एमसीक्यूज है। दीज आर वेरी सिंपल एमसीक्यूज, दे आर जस्ट योर बोर्ड फोकस्ड। ये बोर्ड के ऊपर जो फोकस्ड एमसीक्यूज है उस टाइप के ही है, वो फर्स्ट लेवल के, मतलब प्राइमरी लेवल के। चलो, तो लेट अस एंड द लेक्चर। और किसको कुछ बोलना है, कुछ डाउट है? अच्छा, कल संदीप सर का लेक्चर रहेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग उनका चल रहा है, तो संदीप सर का लेक्चर रहेगा। फर्स्ट लेक्चर विल बी बायो 3:30 को, उसके बाद फिर मेरा लेक्चर रहेगा, और तीसरा लेक्चर संदीप सर का रहेगा। ठीक है, अभी 6:30 बजे बायो का लेक्चर है, 6:30 को, पता है सबको? चलो ठीक है, फिर हम ये लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे।